सर नमस्कार। चले हमारे बीच में हमारे गेस्ट आज के डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी, प्रसिद्ध पेट उदर रोग विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट उपस्थित हो चुके हैं। और यूँ कहें कि आज विषय हम रखे हैं चौपाल में पेट का अल्सर। पुराने इतिहास से ही कहा जा रहा है कि सब बीमारी की जो जड़ होती है वो पेट ही होती है। और इंसान कहा भी जाता है कि शायद किसी पिक्चर का डायलॉग भी था, हीरो ने बोला था कि पापी पेट का सवाल है। वाकई अगर पेट है, पेट खुश है तो इंसान खुश रहता है, और पेट खराब हुआ तो इंसान भी दुखी रह जाता है। तो आज इस बदलती जीवन शैली में, जिस समय हमारे खाने पीने का समय शायद निर्धारित नहीं है, हमारे काम में इतनी व्यस्तता हुई है कि हम अपना खाना पीना भी टाइम पे नहीं कर पाते हैं, हमारा सोना भी शायद टाइम पे नहीं हो पाता है, और आदमी कहीं ना कहीं किसी पेट की बीमारी से ग्रसित हो जाता है। गैस की प्रॉब्लम खास हो सकी है। पेट में जलन एक कॉमन सा सिम्टम लेकर के लोग हमेशा करते हैं कि साहब पेट में जलन होता रहता है, छाती के पास जलन होता है, किसी को पेट के दाएं बाएं जलन होता है, किसी को नाभि के पास पेट में दर्द, किसी को नाभि के नीचे, यानी जितना पेट का हिस्सा है उसमें बहुत सारी समस्याएं लेकर के लोग आमतौर पे चिकित्सकों के पास में बैठे रहते हैं। और कुछ दवाइयां भी लोग अपने हिसाब से भी लेते हैं, कई बार कुछ जड़ी बूटी का भी सेवन कर लेते हैं। तो आज हम हमारे विशेषज्ञ गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी के साथ में पेट के दर्द की जो लक्षण है उनके संदर्भ में बात करेंगे कि पेट के जो दर्द होते हैं, पेट के विभिन्न भागों में जो दर्द होते हैं वो किस ओर इशारा करते हैं और कितने खतरनाक ये बीमारी हो सकती है। इस पे जरूर डॉक्टर सोलंकी जी से हम जानकारी लेना चाहेंगे और चाहेंगे कि विस्तृत प्रकाश भी इस बीमारी के ऊपर में आ जाए। तो डॉक्टर कुलदीप सोलंकी जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत चौपाल में। धन्यवाद। धन्यवाद। जैसा कि आपने इंट्रोडक्शन में बताया कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जो आयुर्वेद का सोच है वो मॉडर्न मेडिसिन मानने लगा है कि अगर पाचन तंत्र स्वस्थ है तो पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। और नए कंसेप्ट आ रहे हैं जिसमें पाचन तंत्र की गड़बड़ियों की वजह से व्यक्ति के सीएनएस फंक्शंस, मतलब ब्रेन के फंक्शंस भी इफेक्ट हो रहे हैं। ये डाटा भी अगले 2-3 साल में आ जाएगा और पुख्ता डाटा आ जाएगा, और सारे जो अवसाद, मैनिया, सीएनएस डिसफंक्शंस वो पाचन तंत्र की गड़बड़ियों से उग्र होते हैं। इस बारे में पर्याप्त हमारे पास सबूत आ जाएंगे। वर्तमान में जैसा विषय है कि अल्सर मतलब होता है घाव। शरीर के किसी भी भाग में घाव हो तो उसे अल्सर कहते हैं। लेकिन जनमानस में, सामान्य जनमानस समझता है अल्सर मतलब पाचन तंत्र के ऊपरी भाग में। ऊपर का भाग क्या है? आहार नली, गले के बाद आहार नली, स्टमक, और स्टमक के आगे छोटी आंत का पहला भाग जिसे ड्यूोडेनम कहते हैं। इसमें कहीं भी अल्सर होता है तो उसे पेप्टिक अल्सर डिजीज के एक ब्लैंकेट में गिना जाता है। और आम व्यक्ति जो अल्सर से अभिप्राय समझता है वो इन 3 भागों के घाव को समझता है। इसमें ड्यूोडेनल अल्सर छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, गैस्ट्रिक अल्सर, स्टमक के अल्सर भी बहुत कॉमन है, और ये दोनों जब भी रहते हैं तो इनके साथ ईसोफेगस, आहार नली के अल्सर भी प्राय देखे जाते हैं। सिम्टम पे जाएंगे तो आहार नली जो सबसे ऊपर है, हमारे हार्ट के पीछे रहती है, मिड लाइन में रहती है, तो व्यक्ति को जलन, कट्टी डकार, दर्द, ये दर्द कई बार लेफ्ट साइड भी होता है। बहुत सारे मरीज कार्डियक वर्कअप करा लेते हैं ये समझ के कि कहीं हार्ट का अटैक तो नहीं आता। तो ईसोफेगस के अल्सर हार्ट अटैक जैसा मिमिक कर सकता है, लेकिन हार्ट अटैक प्रायोरिटी होता है तो उस पर हमेशा पहले ध्यान देना है। ड्यूोडेनल अल्सर और गैस्ट्रिक अल्सर, इनके मुख्य लक्षण होते हैं दर्द, जो भोजन के पहले खाली पेट में हो सकता है या भोजन करने के बाद हो सकता है। और ये दर्द
बीच बीच में उठता है, फिर नीचे चला जाता है, महीने 2 महीने ठीक रहता है, क्योंकि बॉडी हीलिंग कर रहा है, बॉडी अल्सर को, घाव को भर देता है। फिर कुछ उत्तेजना की वजह से या खान पान में बदपरहेजी की वजह से या एच पाइलोरी नामक इन्फेक्शन की वजह से अगर ये फिर उद्वेलित हो जाता है तो फिर दोबारा सिम्टम आने लगते हैं। तो पेट के ऊपरी भाग में, नाभि के ऊपर किसी को दर्द है, जलन के साथ है और उसे बीच बीच में उल्टी हो रही है, तो ये सारे अल्सर के सिम्टम है। जी पंडित। डॉक्टर साहब, अभी जैसे कि एक बीमारी और देखने को मिलती है लोगों को, जब गांव में हम लोग क्लिनिकल पे गए तो सर दर्द की शिकायत लेकर के आते हैं। सर दर्द की शिकायत में अगर उनको आई चेकअप के लिए बोला तो आई में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सीटी एमआरआई सब करा ली। मैंने उनके खान पान को पूछा तो खान पान में सर उनका ये कहना था कि हम सुबह तो बिस्किट चाय ले लेते हैं, उसके बाद अपने काम में जाते हैं, दोपहर को आते हैं तो फिर अपना भोजन करते हैं और फिर रात को खाना खाते हैं। खास करके मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। तो सर क्या कुछ लोगों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा यह भी एक गैस की वजह से होता है। सर क्या ये आगे चल करके कहीं जो आपने जिन अल्सर की शिकायत की, क्या उसकी वजह से सर में दर्द भी हो सकता है? देखिए, जैसा मैं शुरुआत में अपने इंट्रोडक्टरी सेंटेंसेस में बोला हूँ कि पाचन तंत्र जो है वो पूरे बॉडी का पावर हाउस है और इसमें गड़बड़ी हुई तो सारे फंक्शंस हमारे कुछ ना कुछ अनुपात में इफेक्ट होंगे। सिर दर्द एक सिम्टम है थकान का, और हमारे चेहरे पे जो साइनसेस होते हैं, यहाँ 2 मैक्सिलरी साइनस है, फ्रंटल साइनसेस है, पीछे एथमॉइड साइनसेस है जी। तो ये साइनसेस में एक प्रकार का इन्फ्लेमेशन या इनका ड्रेनेज भी हैम्पर हो जाता है अगर पेट में जो एसिड बन रहा है वो ऊपर आ रहा है। इस वजह से भी हेडेक होता है। तो हेडेक के बहुत सारे कारण रहते हैं। जिन व्यक्ति का खान पान ठीक नहीं है और जिनको पाचन तंत्र के सिम्टम्स हैं, तो हेडेक के इलाज कराने के साथ साथ उनको डेफिनेटली पाचन तंत्र का इलाज या एक्सपर्ट ओपिनियन लेना आवश्यक है, क्योंकि बहुत बार लो एनर्जी लेवल रहता है शरीर में, एक प्रकार की लो एनर्जी लेवल रहता है जिससे जल्दी थकान आती है, जिसकी वजह से सिर दर्द होता है, अनिद्रा होती है, कंसंट्रेशन की कमी आ जाती है। ये सारे सिम्टम्स अल्सर के नहीं हैं, लेकिन अल्सर या अपचन के साइड इफेक्ट्स हैं। तो इसे हमें ऐसा समझना पड़ेगा कि बहुत सारे मरीज जिनका पाचन तंत्र कमजोर है या बीमार है, वो अगर अपने पाचन तंत्र का इलाज कराएंगे तो एज अ साइड इफेक्ट या एडिशनल इफेक्ट उनका सिर दर्द, चक्कर, कमजोरी ये भी ठीक होता है। जी जी सर, ये जो एसिड के बात करें कि पेट के अंदर में एसिड बनता है, इसकी वजह से अल्सर हो जाता है, थोड़ा सा इस बात को भी जन सामान्य समझना चाहेगा कि ये एसिड कैसे बन जाता है पेट के अंदर में और उसकी दिक्कत कैसे हो जाती है जिससे कि उनको पेट के अंदर में घाव हो जाता है? देखिए, एसिड बनना तो आवश्यक है। हम जो भी खाद्य पदार्थ लेते हैं उसका स्टरलाइजेशन करता है एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड शरीर बनाता है। अल्सर तब होता है जब जितनी जरूरत है अति सर्वत्र वर्जित, ये जो कहावत, मतलब ये जो श्लोक है वो शरीर के हर अंग पे लागू होता है। अगर शरीर एसिड ज्यादा बना रहा है तो घाव होगा, घाव यानी अल्सर। और वो ज्यादा क्यों बना रहा है? क्यों? क्योंकि ऑक्जेंटिक सेल्स जो एसिड प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं उसकी सक्रियता बढ़ गई है। ये सक्रियता बढ़ने का मुख्य कारण होता है एच पाइलोरी, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक कीटाणु, जो अगर हमारे स्टमक के इनर लेयर में अपनी कॉलोनीज बना ले, कब्जा कर ले, घर बना ले, तो फिर ये एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये एसिड बढ़ने से डियोडनल अल्सर होता है। अब इसका कॉन्ट्ररी पॉइंट देखिए कि एसिड अगर कम हो जाए शरीर में तो गैस्ट्रिक अल्सर बनेगा। गैस्ट्रिक अल्सर के साथ हमेशा एसिड कम बनता है। कैंसर जो है वो एसिड बनाने वाले सेल्स की कमी की वजह से, स्टमक कैंसर जो हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत कॉमन है, वो भी एक कारण है। तो
अप्रोप्रिएट मात्रा में एसिड भरना आवश्यक है। ये एसिड एक स्टरलाइजिंग इफेक्ट करता है, जो हम भोजन खाते हैं उसमें उसको हार्मफुल कीटाणु से रहित करता है, हार्मफुल कीटाणु विषाणु हटाता है और उसको एक एडिक्वेट पीएच देता है ताकि चीजें डिसॉल्व हो और वो एनर्जी के रूप में हमारे शरीर में पहुंचे। डॉक्टर साहब, अभी आपने एक बात कही गैस्ट्रिक अल्सर और एक आपका डिओडिनम अल्सर। आपने यहाँ एक बात बताई कि वो अगर एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए तो डिओडिनम अल्सर होगा, अगर मैं और एसिड की मात्रा कम होगी मतलब अपना आमाशय स्टमक का जो भाग है वहां पे अल्सर होगा, कम हो एसिड के कम मात्रा बनने से, अगर मैं सही जा रहा हूं तो। जी 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 मैं समझाऊं जी। तो अब सर ये बात अगर इसमें अब अभी एक बात और आ गई कि छत्तीसगढ़ में स्टमक के जो कैंसर है वो ज्यादा देखने को मिलते हैं, बहुत ज्यादा। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जापान में है और वहां जितना प्रेवलेंस है, अमूमन इंडिया में एक बेल्ट है जो हमारा छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इसको अगर हम स्टेट बाउंड्रीज को हटा दें तो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ उड़ीसा और छत्तीसगढ़ जी ये एक बेल्ट है जो ऑलमोस्ट, मैं स्पेसिफिकली बोलना चाह रहा हूं कि ऑलमोस्ट जापान जितना प्रेवलेंस है, लेकिन डायग्नोसिस कम होने की वजह से और बहुत सारे पेशेंट का कैंसर रजिस्ट्री में नाम नहीं आने की वजह से ये डाटा अभी बाहर नहीं आया है जी। और इसका मुख्य कारण हमारे जो ट्रेडिशनल खान पान की कुछ गड़बड़ियां हैं वह है। इसका मतलब ट्रेडिशनल खान पान से मतलब सर क्या क्या चीज होगा, क्या कारण हो सकता है आपके इस अनुभव में जो यहाँ पे बेसिकली जो है ना, हमारा छत्तीसगढ़ के खान पान में कुछ मतलब अगर ये बात दर्शकों तक जाए। भैया आप लोग अपने माइक को बंद रखें ना, कौन है, प्लीज अपना माइक बंद करके रखें। छत्तीसगढ़ के जो ट्रेडिशनल खान पान में एक जो गड़बड़ी है वो ये है कि प्रोटीन की मात्रा बहुत कम है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, प्रोटीन इनटेक हमारे छत्तीसगढ़ के आम जनमानस का बहुत कम है। जैसे चावल खाता है व्यक्ति, प्रिडोमिनेंट डाइट इज राइस, राइस जो है, चावल जो है वो मुख्य भोज्य पदार्थ है छत्तीसगढ़ का। उड़ीसा बॉर्डर छत्तीसगढ़ से लगे उड़ीसा का भी वही है जी हाँ, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके साथ दालों का सम्मिश्रण करीब करीब जो है वो नगण्य है जी, ना के बराबर। लाइसिन, मिथ्योनिन, ये जो इफेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट अमीनो एसिड्स हैं, ये चावल में नहीं है, दाल में है। तो ये दोनों का सम्मिश्रण एडिक्वेट मात्रा में, उपयुक्त मात्रा में होना जरूरी है। दाल बनती भी है हमारे यहाँ तो ऐसे पानी जैसे बनती है, जिसमें दाल नहीं रहती, सिर्फ कलर रहता है जी, है ना। और लाकड़ी दाल खाने का एक प्रचलन है जो बहुत अच्छा नहीं है, मतलब अभी भी कई बेल्ट में लाकड़ी दाल खाया जा रहा है क्योंकि अरहर और मूंग के बारे में जागरूकता नहीं है, शायद लोग अपनी डाइट में उसको सम्मिलित नहीं कर पाए हैं। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा हूं कि जो जापान में दिक्कत है कि वो स्मोक्ड फिश बहुत खाते हैं, स्मोक्ड फिश, है ना, तो वहां पर गैस्ट्रिक कैंसर होता है। और स्मोक्ड फिश का बेसिक दिक्कत फिश में नहीं है, ये जो प्रोसेस है उसमें है। स्मोक्ड फिश में नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो है ना, फ्री रेडिकल्स, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स के फ्री रेडिकल्स, नाइट्रिक ऑक्साइड वगैरह, ये बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं और जो अंदर जाकर एच पाइलोरी के सम्मिश्रण के साथ अल्सर करता है। हमारे साथ छत्तीसगढ़ में और आसपास लगे उड़ीसा में दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ एच पाइलोरी का प्रेवलेंस, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी का अमूमन प्रेवलेंस 80 से 90% है, मतलब करीब करीब 100 में से 90 लोगों को एच पाइलोरी इन्फेक्शन है। ये एच पाइलोरी इन्फेक्शन के साथ अगर किसी भोज्य पदार्थ में फ्री नाइट्रोजन रेडिकल्स वाला भोज्य पदार्थ लगातार कोई व्यक्ति खाता रहे, एक सिंपल उदाहरण है बासी खाने की प्रथा अभी कम हो गई है, लेकिन अगर कुछ बेल्ट्स में अभी भी लोग ट्रेडिशन की वजह से खा रहे हैं, उसका उचित जो है ताजा भोजन न करके बासी वाला भोजन
खाने की एक प्रथा है। तो वो जो ट्रेडिशन है, और प्रोटीन की कमी, प्रोटीन जो है बॉडी की हीलिंग, घाव, किसी भी घाव को भरने के लिए प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम वेजिटेरियन डाइट में प्रोटीन दूध में आता है। मेरे पास करीब करीब गांव से जो भी मरीज आते हैं उनकी एक ही शिकायत है कि सर गांव में दूध नहीं मिलता। मतलब ये मेरे को सुनने में बड़ा पैराडॉक्सिकल लगता है कि गांव में दूध नहीं मिलेगा आदमी को, शहर में दूध मिल रहा है, गांव में नहीं मिल रहा है। ये क्यों है मुझे नहीं पता, लेकिन दूध का सेवन ऑलमोस्ट 90% लोग चाय भी पीते हैं ना तो बिना दूध की पीते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। बिल्कुल दूध का सेवन कम हो गया। पनीर तो एक बहुत बड़ा डेलिकेसी हो गया है जी। दही, छाछ, इसकी भी मात्रा एडिक्वेट नहीं है। तो फिर प्रोटीन के सोर्स में क्या जाएगा? दालें जाएंगी। मूंगफली का सेवन नहीं के बराबर है। फूटा चना बच्चे नहीं खाते हैं। तो ये एक हमारे कुपोषण का मुख्य आधार ये है कि हमारा अर्निंग पर कैपिटा बहुत अच्छा है। छत्तीसगढ़ में गरीबी की संख्या बहुत कम है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द कंट्री, लेकिन क्योंकि हमारा आहार पे ध्यान कम है और हमारा जो ट्रेडिशनल फूड में हमने कुछ ऐसे बदलाव कर दिए कि हम सिर्फ भाजी के साथ दाल चावल खा रहे हैं मैक्सिमम, या टमाटर की चटनी के साथ चावल खा रहे हैं। टमाटर और भाजी में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करते। प्रोटीन के लिए हमें दूध चाहिए, दूध के प्रोडक्ट्स चाहिए या दालें चाहिए, और एडिक्वेट मात्रा में। अगर 1 किलो कोई चावल खा रहा है, ये रेशियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलो चावल अगर एक फैमिली खा रही है तो उसे उस मील में कम से कम 300 ग्राम दालें होना आवश्यक है। 1 किलो चावल के साथ 300 ग्राम दाल होना आवश्यक है, तभी वो एक बैलेंस डाइट है। जी डॉक्टर साहब, किसी का एक प्रश्न आ गया, हमारे सक्षम के सदस्य हैं बिलासपुर से। खंडेलवाल साहब को नमस्कार करता हूँ। नमस्कार सर। और मेरे से कोई छूट रहा हो तो सबको नमस्कार। गंभीर सर और गंभीर सर आज अभी शायद नहीं आ पाए हैं, वो थोड़ा सा आज कुछ प्रॉब्लम है उनके यहाँ। जी। हमारे सर एक अपनी संघ की संस्था है सक्षम, जिसकी ये कोई डिस्टरबेंस आ रहा है। ये अनूप भैया आपके यहाँ डिस्टरबेंस है, अभी आपका माइक। कल्याणी पांडे का माइक जो है ना ऑन हो जा रहा है, ऑफ हो जा रहा है। अनूप जी आपके यहाँ से आवाज आ रही है, थोड़ा सा उसको कम करें। मैं अनूप जी की बात कर रहा था। अनूप जी हमारे सक्षम एक संस्था है सर, अपनी संघ की ही, जिसके प्रांत अध्यक्ष आदरणीय सुरेंद्र शुक्ला जी हैं, और अनूप पांडे जी उसके प्रांत सचिव हैं। तो उनका वो जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी के रूप में ही है भैया आप। हाँ, तो पांडे जी प्रश्न कर रहे हैं, क्या चावल अधिक खाने से परेशानी हो सकती है? नहीं, देखिए लेटेस्ट साइंस की बात करेंगे हम। इसलिए नहीं कि मैं छत्तीसगढ़ में पैदा हुआ हूँ, छत्तीसगढ़ी हूँ, इसलिए मैं चावल की तारीफ करूंगा, ऐसा नहीं है। अगर स्टेपल डाइट की बात करें, सीरियल्स की बात करें, तो बेस्ट सीरियल जो है, मतलब अगर हम कंपेयर कर रहे हैं गेहूं, चावल, आपका राई, बार्ली, मक्का वगैरह, ज्वार मक्का, ये सबको कंपेयर करेंगे तो बेस्ट स्टेपल डाइट पाचन तंत्र के हिसाब से जी और ह्यूमन बॉडी के हिसाब से चावल जी, पहली बात। लेकिन अभी दिक्कत क्या हो रही है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का चावल है, आसपास उड़ीसा का भी चावल है, उसके अंदर जो फर्टिलाइजर्स और कीटनाशक का इस्तेमाल की वजह से जो क्वालिटी का डिग्रेडेशन होता जा रहा है, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट कम होता जा रहा है। प्रोटीन कंटेंट तो बहुत जरूरी है, 4 से 5% एवरेज प्रोटीन कंटेंट होता है, वो कम होता जा रहा है। और इसके साथ जो एक हमारे बॉडी में कुछ तत्व जाने चाहिए, विटामिन मिनरल्स तो छोटी बात है, उससे इंपॉर्टेंट है कि जो गट माइक्रोबायोटा होता है, ये एकदम लेटेस्ट कंसेप्ट है। हमारे आंतों में बिलियंस एंड ट्रिलियंस, अरबों खरबों की संख्या में बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, वायरॉइड्स होते हैं। इनमें 99%
हेल्दी रहते हैं, हमारे हेल्थ को बढ़ाते हैं, हमारे लिए लाभदायक है, 1% लाभदायक नहीं है। तो जो हमारा फूड का कंटेंट है, वो जो चावल में भी वो माइक्रोबायोटा का जो जमीन के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, उसका कुछ कुछ अंश जाता है, वो हमारे शरीर के माइक्रोबायोटा को हेल्दी करता है। इसलिए बोलते हैं जो गोबर खाद है, अब इतने पशु हैं, असंख्य प्रकार के पशु हैं, सिर्फ गाय के गोबर को महत्व क्यों दिया गया है? बिल्ली के, कुत्ते का जो शौच है या ह्यूमन शौच है, मतलब मनुष्य का शौच है, उसका महत्व नहीं है जी। गाय के गोबर को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। क्यों माना गया है? क्योंकि हमारे पाचन तंत्र के अंदर जो माइक्रोबायोटा है उनके लिए, और गाय का जो माइक्रोबायोटा है, ये दोनों सिनर्जिस्टिक है। और जब आप यूरिया, डीएपी और विभिन्न फंगीसाइड यूज करके पैदावार लेते हैं, तो क्वांटिटी तो अच्छा है लेकिन क्वालिटी कमजोर हो जाती है। तो अगर मैं इस मंच के माध्यम से एक संदेश ये देना चाहता हूं कि थोड़ा थोड़ा करके हम गोबर खाद वाला जो है उसका इस्तेमाल बढ़ाएं, तो हमारा वीड जो होता है, उसको मेरे ख्याल से क्या बोलते हैं, खरपतवार जो उसकी मात्रा कम होगी और धीरे धीरे हमारा राइस का क्वालिटी इंप्रूव होगा, जो हमारी सेहत को डायरेक्टली इफेक्ट करेगा जी। तो चावल बेस्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। दूसरे नंबर पे सारे आ जाएंगे, लेकिन चावल बेस्ट है, चावल में कोई दिक्कत नहीं। डॉक्टर साहब, एक ध्रुव कुमार कश्यप जी एक प्रश्न बीच में डाल रहे हैं, ये कहते हैं कि इनका पेट साफ नहीं होता है और बार बार जाने की इच्छा रहती है। बार बार मेरा पेट साफ नहीं होता, बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है सर, विद कॉन्स्टिपेशन ही हो गया। ये ड्यूरेशन नहीं बता रहे हैं, इनकी समस्या कितने समय से है। कश्यप, अगर ये 4 हफ्ते के अंदर की है तब तो ये स्वतः ठीक होने का चांस है, और अगर 6 महीने से ऊपर है तो फिर इनको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है और उसका कारण जानने की जरूरत है जी। कश्यप जी, तो बहुत पुराना है सर, कितने साल पुराना है? हाँ, और पानी भी क्षेत्र का खराब है, तो बहुत दिन हो गए सर, कम से कम कितने साल हो गए ध्रुव जी? कितने 15 साल हो गए? 15 साल से ऊपर सर। 15 साल नहीं, तो फिर इनको इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, ये एक्सपर्ट से मिले। फिलहाल ये कर सकते हैं कि ये पानी उबला हुआ ही पिए, और जो ठेले वाली चीजें होती है या जो जंक फूड होता है, जो मतलब आमतौर पे सड़कों पे बिकता है, वो चीजों को अवॉइड करें। घर का बना हुआ शाकाहारी भोजन करें, नॉनवेज बंद कर दें। नायक साहब कुछ पूछना चाहते हैं? मिस्टर नायक सर, नमस्ते। सर, आपने कहा कि बासी भोजन के बारे में बता रहे थे। हाँ। ऐसा जो बुजुर्ग बोलते हैं कि बासी भोजन तो बहुत अच्छा होता है पेट के लिए, तो क्या उससे एच पाइलोरी इन्फेक्शन बढ़ता है? नहीं, बासी भोजन में दिक्कत नहीं है। बासी भोजन का जो प्रोसेस है उसमें, अब जो बुजुर्ग बोलते हैं उनका एवरेज लाइफ था, देखिए प्रॉब्लम कहाँ पर है। बुजुर्ग बोलते हैं बासी भोजन अच्छा है क्योंकि उनके पास रेफ्रिजरेशन की सुविधा नहीं थी, है ना, स्टोरेज की सुविधा नहीं थी, ठीक है, गर्मी में अपने आप को बचाने के लिए कूलर, फैन, एसी नहीं था, और उनका एवरेज लाइफ कितना था? 40-45। कोई डोकरा जो है 50-55 का हो गया तो बोले बहुत जी लिया। अभी हमारा एवरेज लाइफ स्पान कितना है? 70-75 साल। तो आपको कस्टम और साइंस दोनों में कंफ्यूजन नहीं करना है। साइंस का ये जो आकलन है कि भाई ये जो प्रक्रिया है बासी बनाने की, उसमें नाइट्रोजिनस प्रोडक्ट्स बढ़ जाते हैं, और जब भी नाइट्रोजनस, स्पेशली नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल्स बढ़ जाते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड जिस खाद्य पदार्थ में रहेगा, आप बासी की बात कर रहे हैं, मैं जो फ्रीज्ड आइटम आते हैं ना, फ्रीज्ड आइटम, जैसे बहुत सारे टिक्की, आलू टिक्की, फलाना टिकाना, आजकल ये मॉल्स में बिकने लगे, ये तो वर्स्ट है। ये पूरे मतलब नाइट्रोजनस फ्री रेडिकल से भरे हुए होते हैं, जो फ्रीजर से निकाल के, अच्छा जो फ्रोजन ये सब नॉनवेज आता है, ये सारे फ्रोजन नॉनवेज, रेड मीट, व्हाइट मीट, चिकन, ये सब फ्रोजन वाला, वो भी पेट के लिए हानिकारक है।
दिक्कत उस व्यक्ति को होती है जिसका पाचन तंत्र पहले से कमजोर है, और पाचन तंत्र कमजोर है, उसके साथ एच पाइलोरी इन्फेक्शन है, और साथ में उसका खान पान कम है। खान पान कैसा कम है कि भाई प्रोटीन कंटेंट नहीं ले रहा है, तो उस पे अगर वो बासी खा रहा है, ये 3 चीज है पहले से, उसमें बासी खा रहा है और रोज खा रहा है, 12 महीने खा रहा है, तो फिर दिक्कत होगी ना। जी जी सर, एक और सर गुड़ाखू या तंबाकू से क्या एच पाइलोरी इन्फेक्शन पे फर्क पड़ता है? आप करते हैं क्या? नहीं करता सर, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो आप बता रहे थे ना बेचते तो नहीं है। नहीं, समस्या जो छत्तीसगढ़ में मेरे को ऐसा लगता है कि गुड़ाखू का चलन बहुत ज्यादा है, जिससे ये मोस्टली कॉमन ओपीडी में पेशेंट आते हैं, मोस्टली जो ये अपना एसिडिटी या एसिड पेप्टिक या एब्डोमिनल फ्लैटुलेंस का जो कंप्लेन करते हैं, सबकी हिस्ट्री में आता है या तो गुड़ाखू या तंबाकू। अब ये मैं आपको उत्तर दे देता हूँ। टोबैको इन एनी फॉर्म, उसका बेसिक कैरेक्टर ये है कि वो घाव को भरने नहीं देता है, ठीक है। जो कोलेजन इंटरलिंकिंग होता है, ये थोड़ा सा हायर साइड पे साइंस हो गया। फिब्रिनोजेन का लेयर होता है, उसके बाद कोलेजन इंटरलिंकिंग होता है। छोटे घाव में भी यही साइंस है, बड़े घाव में भी यही साइंस है। इसको प्रिवेंट करता है या डिले करता है टोबैको। आप स्मोकिंग कर रहे हैं, ब्लड में जाना चाहिए टोबैको का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है ना, वो निकोटिन वाला जो अंश है वो ब्लड में जाए, ब्लड से तो सब जगह फैलेगा। तो आप स्मोकिंग कर रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, गुड़ाकू लगा रहे हैं, नस कर रहे हैं, या स्मोकिंग करने वाला आपका दोस्त है, आप उसके साथ बैठ के गपशप कर रहे हैं, सबसे ज्यादा खतरा जो है अगर आपका फ्रेंड जो है स्मोक कर रहा है और आप बाजू में बैठे हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो ये किसी भी टोबैको इज नॉट गुड फॉर ह्यूमन हेल्थ। ये किक देता है, इसलिए इसका इतना प्रचलन है। और फिर हमारा जो मीडिया है और सिनेमा इंडस्ट्री है, उसने इसको बहुत ज्यादा अल्कोहल और टोबैको को बढ़ा चढ़ा के दिखाया है कि भाई ये जो सिगरेट पी रहा है वो बड़ा होशियार आदमी है, और छत्तीसगढ़ में जो गुटखा खा रहा है वो बड़ा आदमी है, गुड़ाकू करने वाली महिला जो है वो उसका स्टेटस है। तो ये जो थॉट ब्लॉक्स हैं, साइकोलॉजिकल ब्लॉक्स हैं, ये हमें साइंस के अनुसार हटाने हैं। और टोबैको, निकोटिन इन एनी फॉर्म अगर शरीर में जा रहा है तो कभी फायदा नहीं करेगा, इसमें कोई कंफ्यूजन किसी को रखना नहीं। बाकी तो आदमी स्वतंत्र है। डॉक्टर साहब, मैं यहाँ पे थोड़ा सा बात को दिमाग में आ गई। खैर, गुटखा खाने के तो आपने बात का स्टेटस सिंपल होता है। एक बीच में विज्ञापन आता था जब हम लोग बहुत यंग थे, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। हाँ तो नहीं, वो तो ठीक है। ऐसा खैनी रख के कोई बात करता है ठेकेदार, ऐसा भैया तुम काम करोगे, मतलब मैं जस्ट मिमिक करने की कोशिश कर रहा हूँ, जितना सही होगा। तो वो मतलब एक बनियान जो है अट्रैक्ट करता है लोगों को, उस पे थोड़ा रौब पड़ता है, ऐसा पब्लिक के मन में है। बिल्कुल जी। तो मैं सर यहाँ एक और बात आती है, बोलते ठीक है दारू पीने से और गुटखा खाने से तो वो हो सकता है कि अल्सर हुआ, पर सिगरेट तो सर धुआं में उड़ गया, उससे कैसे अल्सर होगा? तो आप उसको अपने किचन में स्टोव पे रख के जला दीजिए जी। मुंह में क्यों लगा रहे हैं? तो सिगरेट का धुआं देखना है ना आपको। हाँ। ये मान लीजिए सिगरेट है जी, ये सिगरेट है, मोबाइल नहीं है। मैं और सिंपल कर देता हूँ, ये सिगरेट है, इसको मैंने जलाया और बाहर कंपाउंड में रख दिया अगरबत्ती की तरह। आप बैठ के देखते रहिए, 10 फीट की दूरी से धुआं निकल रहा है। मुंह में लगाने की क्या जरूरत है? मुंह में लगा रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, तो निकोटिन अंदर जा रहा है ना सर जी। ब्लड में निकोटिन जा रहा है। ऐसा कोई पगला आदमी थोड़ी है कि 20 रुपए ऐसे ही फूंक देगा। 20 रुपए की सिगरेट हो गई। कल मेरे को कोई मरीज बता रहा था कि एक सिगरेट 20 रुपए की हो गई आजकल। अरे बाप रे। तो मतलब इतना बुद्धिहीन कोई भी व्यक्ति नहीं होता कि 20 रुपए ऐसे ही, मतलब 20 रुपए के नोट में अगरबत्ती लगा के उसको फेंक दे। वो किक देता है। सिगरेट गिव्स अ किक, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वो किक का फायदा क्या है?
वो किक आपको लाइफस्टाइल चेंज करने से आ जाएगा, लेकिन उसमें थोड़ा धैर्य की आवश्यकता है। मतलब चलिए यहाँ तो अभी अपन ने खान पान की एक बात कर ली कि लोग अगर कुछ ऐसा खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं तो अल्सर हो सकता है। लोग जो कुछ नशा ले रहे हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्म में टोबैको का सेवन हो, तो अल्सर हो सकता है। मगर सर जो कुछ भी नहीं लेता तो वो एक ही चीज लेता है, टेंशन, उसको भी शिकायत आती है सर इस तरह की जलन वगैरह की? देखिए, टेंशन में तो जो हमारे बॉडी को रिपेयर करने वाले हार्मोन्स हैं, ये बेसिक साइंस समझ लीजिए। तनाव में जो बॉडी को रिपेयर करने वाले हार्मोन्स है वो कम हो जाते हैं। दो प्रकार की नर्व्स होती हैं, दो प्रकार के केमिकल्स होते हैं बॉडी में, एक उत्तेजना बढ़ाता है, एक शांत करता है। इन दोनों का सामंजस्य चाहिए, बराबरी चाहिए, है ना। और शांत करने वाला हार्मोन अगर बराबर रहेगा, थोड़ा ज्यादा रहेगा, तो हीलिंग फास्ट होगी। अल्सर अपने आप हील होता है बॉडी में, क्योंकि बॉडी लगातार उसको हील कर रहा है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर तनाव बना हुआ है तो वो हीलिंग स्लो हो जाएगी, कई बार रुक जाएगी। अल्सर का मुख्य कारण छत्तीसगढ़ में और विश्व भर में एच पाइलोरी इन्फेक्शन। एच पाइलोरी इन्फेक्शन जो है वो सामान्यतः हमारे आपके पेट में सब में है, 90% लोगों में है, लेकिन अल्सर नहीं करता। अल्सर सिर्फ 5% लोगों में करता है। वो क्यों करता है? कि उसके अंदर एक वैक ए जीन और कैक ए जीन उद्वेलित हो जाता है। वो कैसे उद्वेलित होता है? टेंशन से, टोबैको से, है ना, खान पान में गलत चीजों के सेवन से, या अपने आप तब अल्सर होता है। इसलिए एच पाइलोरी प्रेजेंट है, लेकिन अगर वो एक कोने में शांत, बॉडी उसको मेंटेन करके रखा है, शांत करके रखा है, तो उतना नुकसान नहीं करता। बॉडी का रेजिस्टेंस कम हुआ तो वो चढ़ता है, फिर वो गुंडाई करता है। जी बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न था डॉक्टर साहब। जी सर। जी जी जैसे जनरली आयुर्वेद में कहा जाता है कि भोजन के 45 मिनट पूर्व और या भोजन के बाद 45 मिनट के बाद ही पानी पीना चाहिए। ऐसा आयुर्वेद में कहा जाता है कि भोजन करते समय पानी कम से कम पिए और ठंडा पानी अवॉइड करें। तो आयुर्वेद जो कहता है, क्या एलोपैथी भी उस बात को स्वीकार करता है? और अगर स्वीकार करता है तो उसका क्या फंक्शन कैसा है, इस बारे में थोड़ा बताएंगे? जी, देखिए, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जो है ना, वो आयुर्वेद के कंसेप्ट से, ठीक है, आयुर्वेद के कंसेप्ट अपग्रेड नहीं हो पाए समय के साथ। जैसे हमारा सॉफ्टवेयर अपडेट होता है ना, मोबाइल का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है ना, हमारा गाड़ियां अपडेट होती हैं कि गियर जो पहले नीचे लगते थे, अब पहले ऊपर लगते थे, अब नीचे लगते मोटरसाइकिल के, तो वो अपग्रेडेशन नहीं हो पाया है अनफॉर्चुनेटली। अब मॉडर्न मेडिसिन हम लोग जो है उसको अपग्रेडेशन करने में लगे। पानी 45 मिनट नहीं बल्कि 1 घंटे तक नहीं पीना चाहिए, 1.5 घंटा भी मान सकते। पानी पीने से, देखिए, स्टमक का काम क्या है? स्टमक एक मिक्सर है, मिक्सर ग्राइंडर सबके घर में रहता है। आप जैसे केले का शेक बना रहे हैं, पहले आप केले को डालते हैं, 1 मिनट के लिए चलाते हैं, उसका पेस्ट बनता है, फिर पानी या दूध डालते हैं, है ना। इसके बजाय कभी आप ट्राई करेंगे कि केला डाला, पानी डाला और घुमा दिया, तो उसमें कुछ कुछ टुकड़े रह जाएंगे, मिक्स नहीं हो पाएगा। अगर आपने पानी पी लिया तो ये चीजें आपके स्टमक में होती है, स्टमक की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये दिक्कत पाचन को कमजोर करता है। तो पूर्णतः सहमत है मॉडर्न मेडिसिन के खाने के आसपास हमें पानी का सेवन मिनिमम करना चाहिए। इसमें एक चीज मैं और जोड़ना चाहूंगा, और जो हमारे YouTube चैनल पे आप उसका पूरा विस्तृत वीडियो देख सकते हैं कि भोजन, दोपहर के भोजन के साथ अगर हम 1 गिलास छाछ जो होगी ना, बटर मिल्क बोलते हैं, उसका सेवन करते हैं तो हमारे पाचन तंत्र की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप YouTube में टाइप करेंगे डॉक्टर सोलंकी गैस्ट्रो, तो आपको बहुत सारी चीजों के बारे में वो कंसेप्ट दिखेंगे जो आयुर्वेद के हैं, लेकिन उसको मॉडर्न मेडिसिन की लाइट में समझाया गया है। जैसे जामुन के क्या फायदे हैं,
बेल हमारे अपाचन तंत्र के लिए क्यों बहुत अच्छा है, छाछ कैसे फायदा करता है, तेल, ये बेसिक चीज समझना। हमारे यहाँ भी एसिडिटी इतना तकलीफ क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि एक तो स्मोकिंग हो रहा है, गुटखा खा रहे हैं, टोबैको खा रहे हैं, अल्कोहल ले रहे हैं, वो अलग बात है, लेकिन हमारे जो सोच है खाना पकाने की वो भी कमजोर हो गई है। पुराने जमाने के लोग अगर डीप फ्राई कर रहे हैं, पूरी बना रहे हैं, भजिया बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं, तो एक बार फ्राई करके वो तेल को पैक कर देते थे कि उसको दोबारा यूज नहीं करना है। अब वो तेल जो है जब तक खत्म नहीं हो जाता तब तक यूज होते रहता है। वो ट्रांस फैट से भरपूर फैट है। ट्रांस फैट मतलब सबसे बुरी चीज, जो कैंसर भी करेगा, मोटापा भी करेगा, हार्ट अटैक भी लाएगा। वो ट्रांस फैट हम खा रहे रोज, फिर हम बड़े रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, चिप्स का पैकेट खरीद लेते हैं, कुरकुरे का पैकेट खरीद लेते हैं। ये सारी चीजें जो है ना आपका पाम ऑयल से बन रहा है। पाम ऑयल सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ है। पूरा जो रेडीमेड फूड है वो पाम ऑयल से बन रहा है। पाम ऑयल जाके पूरा ट्रांस फैट में स्ट्रांग है, जाके छाती में चिपक रहा है, ब्लड वेसल्स में चिपक रहा है। तो हमारी लाइफस्टाइल में जो चीजें ट्रेडिशनल आयुर्वेद में सिखाई गई हैं उसको हम धीरे धीरे पुनः प्राप्त करेंगे, तब हमारा हेल्दी लाइफस्टाइल आएगा। जी मतलब यहाँ पे एक बात अभी आपने ट्रांस फैट की कर दी और खान पान पे आ गए, तो थोड़ा सा मैं भी आएंगे। निश्चित रूप से अभी सबका जो खान पान हो गया, खासकर की तेल, और आप भी शायद इस बात से मेरे सहमत होंगे, जो चीजें मैंने भी आपके कुछ वीडियोस को पिछले 1 महीने में देखा हूँ, क्योंकि पिछली बात तो नहीं मिला, फिर मैंने लगातार आपकी वीडियो को फॉलो करना चालू किया, यूट्यूब में काफी देखा। इसके पहले भी मैं सनातन किताबों को पढ़ने की कोशिश की, कुछ आयुर्वेद को ज्ञान को लेना चालू किया था। सर तेल के ऊपर मैं आ रहा हूँ, अभी जितना भी मार्केट में तेल है, मेरी कुछ तेल निर्माताओं से भी बात हुई थी, ये सब लगभग पाम ऑयल का मिक्सर है, चाहे किसी भी ब्रांड को ले लें सब। तो एक समस्या क्या यह भी गैस्ट्रिक का है जो तेल उपयोग कर रहे हैं हम लोग? सर देखिए, तेल जो है ना, सबसे पहली जो चीज है कि हमें अपने घर में हेड ऑफिस को पूछना है। हेड ऑफिस मतलब पत्नियों को पूछना है, क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। ब्रांच ऑफिस हमेशा हम लोग हैं, हेड ऑफिस वही है। तो हेड ऑफिस से पूछना है कि भैया फिल्टर्ड ऑयल तो नहीं यूज कर रहे। एल्गोरिथम समझिए, ये फिल्टर मतलब रिफाइंड ऑयल तो नहीं यूज कर रहे। राइट सर। फिल्टर ऑयल पूछेंगे तो रिफाइंड ऑयल आंसर आएगा। आप समझिए, मतलब मैं पर्पसली इसको डाल रहा हूँ। फिल्टर्ड ऑयल अलग है, रिफाइंड ऑयल अलग है जी। आप अगर चलिए उसको सिंप्लीफाई कर देते, कंफ्यूजन नहीं होगा। रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है क्या घर में? अगर रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है तो उसको उठा के रख दीजिए, दिवाली में तेल उसका इस्तेमाल अपन दिया जलाने के लिए करेंगे, ठीक है। किसी गरीब व्यक्ति को भी नहीं देना है। ये इतनी बुरी चीज है। क्यों है? हमारा नेक्स्ट जो वीडियो आ रहा है वो तेल पे ही आ रहा है, और उसमें इतना ज्यादा मटेरियल है कि हम उसको 1 भाग में करें, 2 भाग में करें, और कैसे शूट करें, ये सब चीजें अभी चल रही है हमारे। लेकिन मोटा मोटा रिसर्च हो चुका है। जो रिफाइंड ऑयल है वो क्या करता है कि तेल की जो खुशबू है, तेल के अंदर जो मैक्सिमम वेजिटेबल ऑयल्स जो है, पाम ऑयल छोड़ दीजिए, वो तो हमारा देसी है नहीं, वो तो विदेश से आ रहा है, वो सबसे घटिया ऑयल है। पाम ऑयल जो है ना वो सबसे घटिया है। पाम ट्री में जो फल लगते हैं उससे बनाया जाता है। और पूरा जो वर्ल्ड में रेडीमेड फूड का इंडस्ट्री है वो पाम ऑयल पे चल रहा है। तो रेडीमेड फूड, जंक फूड, फलाना ठिकाना, नमकीन फमकीन, ये जितने बन रहे हैं ये सारे पाम ऑयल में बन रहे हैं। तो एक तो वो इशू है, कम से कम खाएंगे तो पाम ऑयल कम जाएगा। रिफाइंड ऑयल में 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक तेल को गर्म किया जाता है जी। ताकि उसकी जो ओडर है, ओडर तो मुख्य चीज है ना, ओडर मतलब उसकी जो स्मेल है वो चली जाए। सरसों के तेल में अगर खुशबू नहीं रहेगी तो फिर सरसों का तेल किस काम का? जी ठीक है, क्योंकि वो जो खुशबू है वो किससे आ रही है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आ रही है जी। ठीक है, वो मतलब जो मैं अभी गट माइक्रोबायोटा बोल रहा हूँ, बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, वायरस बोल रहा हूँ, वो खुशबू का जो कारण होता है पूरे ब्रह्मांड में, उसका कारण क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया है। उसको 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया,
फिर आर्टिफिशियली ठंडा किया, तो उसके अंदर जितने इफेक्टिव पॉली अनसेचुरेटेड फैटी एसिड से ओमेगा 3 ओमेगा 6 ये जुड़ गए, ये फ्री नहीं है, ये आपस में जुड़ गए, एक मिक्सचर हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। तेल दिख रहा है लेकिन तेल के अंदर जो इफेक्टिव कण है जो हमारे शरीर में घुसने वाले थे ब्लड की मात्रा से लीवर तक पहुंच के हमारे लीवर को अच्छा करते, हार्ट को अच्छा करते, वेसल्स को अच्छा करते, चमड़ी को अच्छा करते, वो सब आपस में गुत्थम गुत्था हो गए और वो गुत्थम गुत्था होकर हमारे आंतों में जो उपलब्ध माइक्रोबायोटा उसको खराब कर रहे और शौच में निकल जा रहे। लो एनर्जी फील कर रहा है आदमी, क्यों कर रहा है? क्योंकि एक तो तेल बार बार यूज हो रहा है, दूसरा जो है रिफाइंड ऑयल यूज हो रहा है। तो ऑयल का काम हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शरीर को ऑयल की जरूरत बहुत ज्यादा है। हमने ऑयल कम कर दिया क्योंकि ऐसे एडवर्टीजमेंट चल गए कि भैया ये हार्ट के लिए अच्छा है। वो जो ब्रांडेड ऑयल हैं वो सारे के सारे रिफाइंड ऑयल हैं, उनको इस्तेमाल नहीं करना है। जी डॉक्टर साहब, आपने जो बात कही मुझे याद था बचपन में जब हम शायद भिलाई में थे और छठी या सातवीं में पढ़ते थे तो पहली बार पॉम ऑयल आया था हमारे यहाँ पे और वो दिवाली का तेल के नाम से आया था। हाँ। पापा जिसको लेकर के दिवाली हम लोग मांगने जाते थे कि दिवाली का दिया जलाने वाला तेल देना। हाँ। हमको किराना वाला पाम भिलाई की मुझे बात याद है, भिलाई में 140 लाख में पड़ता था। एकदम अप्रोप्रिएट बात बोला आपने। तो और रिफाइंड जो है ये रिफाइंड नहीं था, पहले फिल्टर्ड ऑयल आता था। फिल्टर्ड ऑयल आता था। मैं 1-1.5 मिनट ऑयल पे और बोलना चाहूंगा कि मेरे को लगता है इससे जनमानस को ज्यादा फायदा होगा। ये ज्यादा जरूरी का विषय हो गया सब, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से शायद गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बढ़ रही है तो मेरा भी एक मानने आता है कहीं ना कहीं तेल का बहुत बड़ा रोल है इसके पीछे। तेल तो जो बेस्ट तेल अगर कोई पूछेगा, अभी तेल को कैसे चूज करना है ये भी बात होगी। तो बेस्ट तेल जो है वो होता है कि जैसे हमारे कोई परिचित तेल निकालने वाली घानी होती है ना, उससे निकला, वो मिक्सिंग ना कर रहा हो तो ठीक है। जैसे गांव में जान पहचान में क्या बोलते हैं मुझे नहीं याद आ रहा है, तेल निकालने वाली जो मशीन होती है, घानी ही बोलते थे। उपेंद्र बताएंगे, उपेंद्र क्या बोलते हैं उसको? घानी बोलते हैं सर। घानी वो मशीन वाली आ गई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेस्ट जो तेल है वो मूंगफली का तेल है। देखिए तेल में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसका स्मोक पॉइंट क्या है, कितने डिग्री सेंटीग्रेड पे वो वेपराइज हो जाएगा, वाष्प बन जाएगा, भाप बन जाएगा। तो अभी 1000 रुपए किलो का तेल चल रहा है मार्केटिंग में लेटेस्ट, जितने नए नए अमीर लोग हैं वो सब खा रहे ओलिव ऑयल के नाम से। ओलिव ऑयल से भी अच्छा कोई तेल है तो वो है फल्ली तेल। आप अपने बचपन को याद कीजिए, घर पे फल्ली तेल ही आता था। ब्रांडेड ऐसे मतलब ओपन लिए तो ठीक है, नहीं तो ब्रांडेड में पोस्टमैन का एक नाम था, बहुत पुराने समय आया करता था जी। हाँ पोस्टमैन आता था। फिर अभी जो है धारा का तेल, फिल्टर्ड वाला फल्ली तेल ठीक है ना। और तीसरी चीज ये है कि जैसे ये ठंड का सीजन आने लगे तो हमें तेल चेंज करना है। नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी 4 महीने के लिए हमें तिल्ली तेल का इस्तेमाल करना है। आप मात्रा कम कर लीजिए, अगर आपके बजट में नहीं पुराता है मात्रा कम कर लीजिए, लेकिन चीज खराब मत यूज की। एकदम क्लियर बात करो। अगर किसी को लगता है कि नहीं भैया मेरे बजट में नहीं आ रहा है तो वो सनफ्लावर का तेल ले ले, लेकिन फिल्टर्ड नहीं होना है। सॉरी, रिफाइंड नहीं चाहिए, फिल्टर्ड चलेगा। तो फल्ली तेल इजीली अवेलेबल है। गांव में अगर थोड़ा पशुधन जिन गांव में ज्यादा है तो शुद्ध घी का इस्तेमाल करें। शुद्ध घी सब तेलों से अच्छा है। ये भी मार्केट में एक मॉडर्न मेडिसिन का एक मेरे ख्याल से एक लैक ऑफ कंसेप्ट रहा कि वे शुद्ध घी को हमने दबा दिया मतलब ऐसे डाटा है, क्योंकि सारा जो विदेशी सिस्टम है वो बटर पे आधारित है और हमारा जो सिस्टम था शुद्ध घी का कि दही बिलो के जो घी निकालने वाला वो उनको समझ नहीं थी, तो सारा डाटा इधर से उधर कंफ्यूजन हो गया। शुद्ध घी अभी भी बेस्ट है। गेहूं की रोटी जब भी खाएं बिना घी लगी हुई रोटी ना खाएं, मैं स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं। आप 2 रोटी की जगह 1 रोटी खाइए। अगर बजट नहीं अलाउ कर रहा है तो आधा चम्मच घी लगाइए, लेकिन बिना घी लगाए हुए गेहूं की रोटी ना खाएं।
जितना पैसा आप गुटखा, तंबाकू और शराब में खर्च कर रहे हो उससे अच्छा वो घी पे खर्च करें। अच्छा तेल घर पे आए तो बच्चों की सेहत अच्छी रहेगी, परिवार की सेहत अच्छी रहेगी, बीमारियां कम होंगी। नहीं तो सारा पैसा जो है वो इलाज में खर्च हो जाएगा। डॉक्टर साहब, अब तो हम आपके बाकी जो विधा जिस पे आज हम बात करने वाले थे अल्सर पे, तो फिर अब आगे बात करेंगे। हम अब खान पान पे और तेल पे ही बात कर लेते हैं। 10 मिनट में मैं सर एक प्रश्न और लूंगा। जी। ठीक है, हम लोग घी लगी रोटी जो मिल जाए, देसी गाय का मिल जाता है तो अच्छा है, भैंस का मिलता है तो, मगर हम घी की रोटी में चुपड़ के खा लें। एक बात सर, गरीब लोग जिनके पास घी नहीं होता, तो मैंने वहां भी बैठ के देखा है, तो वो खास करके मैं नॉर्थ इंडिया की बात कर रहा हूँ, जब हम यूपी साइड निकलते तो सर सरसों का तेल और अलसी के तेल में रोटी को चुपड़ के खा लेते थे। तब सर घी और तेल दोनों खाया जा रहा है, जिसको कि कुछ मॉडर्न साइंस मना करती थी। तो सर अब इसमें क्या नहीं, मना नहीं करती। देखिए, अगर अपडेट नहीं हुआ है ना, सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हुआ है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मॉडर्न मेडिसिन का आदमी अगर अपडेटेड नहीं है, मैं अपना नॉलेज अपडेट नहीं कर रहा हूं तो मैं पीछे चला जाऊंगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेशन, नॉलेज अपडेटेशन बहुत जरूरी है। मैं इस मंच से ये मैसेज देना चाहता हूं कि गेहूं जो है, गेहूं की रोटी, स्पेशली गेहूं के लिए बोल रहा हूं, गेहूं की रोटी का चलन बढ़ गया है ना। उसमें कोशिश करें कि रेडीमेड गेहूं ना लें, रेडीमेड आटा ना लें, क्योंकि वो बहुत रिफाइंड रहता है, मैदा टाइप का रहता है। पिसवा लें घर के आसपास कहीं भी, और उसमें तेल, सरसों तेल लग सकता है, फल्ली तेल लग सकता है, तिल्ली तेल लग सकता है। ये 3 तेल बहुत अच्छे हैं। 3 तेल का नाम मैं दोबारा बोल रहा हूं, मूंगफली तेल, सरसों तेल, तिल्ली तेल। गर्मी के सीजन में मोस्ट ऑफ द 6 महीने आप मूंगफली तेल खाइए, एकदम पीक ठंड में सरसों का तेल खाइए, और आसपास जो है तिल्ली का तेल खाइए। तिल्ली का तेल मेरे ख्याल से सबसे महंगा है, तो उसको आप अपने बजट के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। और घी जो है वो इन सबसे ऊपर है। और फिल्टर्ड ऑयल घर में है तो उसको रख दीजिए। दोबारा बोल रहा हूं, और शायद प्रोग्राम के अंत में भी बोलूंगा कि फिल्टर्ड ऑयल का डब्बा हेड ऑफिस में पूछ लीजिए, पत्नी से पूछ लीजिए, और उसको अलग रख लीजिए, वो दिवाली में काम आएगा। रिफाइंड ऑयल नहीं चाहिए, फिल्टर्ड ऑयल चल जाएगा। सर इसमें एक और प्रश्न, अब मैं खान पान में एक प्रश्न और पूछूंगा। क्वांटिटी क्या हो जब तेल, जिसके पास घी उपलब्ध नहीं है, और अभी आपने कह दिया, और पुराने लोग भी, अलसी के तेल के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट है क्या डॉक्टर? अब तेल की बात हुई, देखिए अलसी का मेरे को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है। मैं जितना लिटरेचर पढ़ा हूं तो अलसी के बारे में मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन तिल्ली का तेल बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कुछ पॉइंट्स पे तो मूंगफली के तेल से भी अच्छा है। अच्छा, एक ही चीज है कि उसमें गर्मी के सीजन में थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो मात्रा कम करनी पड़ती है। अलसी के तेल के बारे में मैं ऑफ हैंड नहीं बोल पाऊंगा। वो एक मीडियम लेवल, जैसे सनफ्लावर ऑयल है और ये आपका जो राइस ब्रान ऑयल है, उस लेवल का ऑयल, उसके डाटा उस टाइप का है। सर कुछ लोगों का, सर डिटेल फिर अपने बात करें, कुछ लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड की प्रचुर मात्रा होती है, इसके नाम से भी प्रमोशन इसका होना चालू हुआ था। चलिए सर फिर कभी और। ओमेगा 3 तो जो है ना, ऊपर में ओमेगा 3 एक चीज है, उससे उसका बाप है ओमेगा 6। ओमेगा 3 का बाप है ओमेगा 6। ये दोनों जो है प्रचुर मात्रा में किसमें है? मूंगफली में है। अच्छा। उससे ज्यादा तिल्ली में है और सरसों में है ओमेगा। अच्छा एक चीज मैं और बता दूं कि हम जो टेक्नोलॉजी की बात करें और संस्कृति की बात करें, खान पान के अवेयरनेस की बात करें और आयुर्वेद के इम्पोर्टेंस की बात करें, आयुर्वेद ने जो कंसेप्ट दिए हैं और जैसे हमारा नॉलेज एक मतलब दिनचर्या में आ गया है, वो उसकी बात करें। अमेरिका में, यूएसए में आपको सरसों का तेल नहीं मिलेगा, वहां बिकता नहीं, मतलब अलाउड नहीं है, बैंड है। सरसों का तेल सिर्फ मालिश करने के लिए अलाउड है, खाने के लिए अलाउड नहीं है। इस पे हमारी टीम ने रिसर्च किया तो भाई इंडिया में क्यों बिक रहे हैं, क्या हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है इसलिए बिक रहे हैं, और उधर तो इसमें ये डिटेल पता चला कि जो हमारा कच्चे धानी का सिस्टम है, कच्ची धानी होता है ना, तेल निकालने की जो विधि है कच्ची धानी वाली, स्पेसिफिकली सरसों तेल में यूज होती है, उसमें सरसों का जो एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक्टिवेट नहीं होता है।
वो उसके क्या बोलते हैं उसके खली के साथ निकल जाता है, और वहां पर जो है आपका अमेरिका में जो तेल निकाला जाता है तो वो मशीनों के द्वारा जो प्रेशराइज करके निकाला जाता है तो वो इंग्रेडिएंट उसमें मिल जाता है, तो वो एक प्रकार का हानिकारक तत्व बन जाता है। अच्छा अच्छा। तो इतनी जो बारीक चीजें जो ऐसी बनाई गई हैं कि भैया सरसों का तेल तो खर्ची खानी का ही होना चाहिए, ठीक है, ये सिस्टम जो बनाया गया है, तेल का कोई विशेषज्ञ होगा हमारी टीम में तो वो बता पाएगा कि तेल निकालने की विधि में भी बहुत सारी चीजें ट्रेडिशनल में बहुत इंपॉर्टेंट। अगली बार सर इस पे चर्चा करेंगे, और मेरे पास में एक सज्जन है जो कि अभी तेल के ऊपर में वो बहुत रिसर्च कर रहे हैं, और उन्होंने खुद को तेल को पेर करके अभी कुछ लोगों को देना चालू किया है, और तेल को वाकई हाँ मशीन पे ही पेरते हैं। मेरे ख्याल से अपना जो रायपुर में बांसटाल है वहां पे कोई तेल पेरता है, तो उससे वो बैठ करके खरीदते हैं और पेरवाते हैं, जिसमें सरसों तेल, फल्ली तेल, तिली का तेल और अलसी का तेल, सब चीजों को। तो मेरी करीबन 2 साल पहले उनसे मुलाकात हुई थी, और इस पे काफी रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर में जी। और वो भी जल्दी आएंगे, क्योंकि इस तरह के प्रोग्राम में वो बोले कि मेरे को भी जुड़ो, तो मैं थोड़ा सा, वो केवल तेल पे ही काम कर रहा है, ओके, लगातार हाँ, तेल पे ही काम कर रहे हैं, वो दूसरे किसी पे काम भी नहीं करते। तो अच्छा है सर, अगली बार कभी चर्चा होगी तो हम कोशिश करेंगे कि वो भी साथ में बैठे, और जरूरी है कि जिस तरह की बातें, गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जो आ रही है, और कुल अगर माने तो तेल जो हम, जब से हमारा तेल बदला है तब से शायद बीमारी भी ज्यादा होने लगी है, एक ऐसा भी मान। गैस से ज्यादा पांडे जी जो तकलीफ आ रही है ना, जो यंग लोगों में आ रही है, वो है एक लो मूड, थकान, आलसीपन, लैक ऑफ एनर्जी। ये मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, ये प्रिडोमिनेंटली इसलिए आ रहा है कि जो मेहनत करने का कैपेसिटी है वो यंग जनरेशन में कम होती जा रही है। उसका मुख्य कारण ये है कि हमारा खान पान जो है ना वो कमजोर हो गया है, और आंतों की शक्ति, एनर्जी को निकालने की वो कम होती जा रही है जी। वो मास स्केल पे ही जन जागरण करेंगे तभी ठीक होगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप जैसे चिकित्सक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं सर, निश्चित रूप से हम अपना प्रयास को आगे बढ़ा देंगे जितना होगा। सर चलते चलते 2 प्रकार के अल्सर की बात हो गई, मैं एक अल्सर और रह जाता है, वो आंतों में भी अल्सर होता है, तो छोटी आंत में जल्दी, तो सर इसका पीछे भी कुछ अगर आप बता दें तो दर्शकों को फायदा पहुंचेगा। छोटी आंत के अल्सर उतने कॉमन नहीं है, लेकिन आपने प्रश्न पूछा है तो मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं कि बड़ी आंत में अगर अल्सर हो, बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में, है ना, और वो असंख्य संख्या में अल्सर होते हैं, उस बीमारी का नाम है अल्सरेटिव कोलाइटिस। और ये मरीज को जो सिम्टम आते हैं वो पाइल्स फिशर जैसे आते हैं कि 5-6 बार शौच होना, लैट्रिन में खून आना, लैट्रिन में खून आना, लैट्रिन में आंव आना, ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के लक्षण हैं। और ये अल्सरेटिव कोलाइटिस, जैसे मैं विभिन्न पेट की बीमारियों के बारे में बता रहा हूँ, तो बॉडी अगर हावी हो गया, बॉडी स्ट्रांग हो गया तो वो हील हो जाता है, और फिर वापस बॉडी वीक हुआ तो फिर बीमारी बढ़ जाती है। तो ऐसा वैक्सिंग वेनिंग सालों साल तक चलते रहता है लोगों का। तो अगर किसी व्यक्ति को 15 दिन से ज्यादा 4 से 5 बार शौच हो रहा है, ब्लड आ रहा है और आंव आ रहा है और पेट दर्द की शिकायत है, तो अल्सरेटिव कोलाइटिस एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस हम लोगों को रखनी पड़ती है। और अल्सरेटिव कोलाइटिस पहले ऐसा बोला जाता था कि ये इंडिया में नहीं होती, लेकिन ये इंडिया में होती है, डायग्नोज नहीं हो पाती। अब क्योंकि इतने संसाधन बढ़ गए हैं, बीमारी की पकड़ अच्छी हो गई, मतलब जानकारी अच्छी हो गई, तो बहुत इजी हो गया है बीमारी का, और ये मतलब इलाज करने से ही ये बीमारी ठीक हो जाती है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले मैं लोगों का एक प्रश्न मैं आपसे और ले लूंगा। पेट में छाला हो या आंतों में छाले हो, अल्सर हो, तो इसकी पहचान कैसे होगी? लक्षण तो समझ में आ गए, जिसकी सीवियरिटी है वो आप कैसे पहचान पाते हैं, कैसे बताएंगे लोग? क्या डायग्नोज करने के लिए हमारे पास जो 2 मेन चीजें हैं, एक एंडोस्कोपी मतलब मुंह के रास्ते से कैमरा डाल के जांच, और इसमें अमूमन 1 से 1.5 मिनट लगता है। इसमें हम आहार नली, स्टमक और डियोडनम, छोटी आंत का शुरुआती भाग की जांच कर लेते हैं। इसमें फोटोग्राफ्स में दिख जाता है कि अल्सर है कि नहीं है, छाले हैं कि, जैसे खरोच होती है और घाव होता है, तो खरोच जैसी चीजें को हम इरोजन्स बोलते हैं टेक्निकली, और घाव मतलब अल्सर।
ये एंडोस्कोपी से पता चलता है। और बड़ी आंत की जहां तक बात हो रही है, जो हम अल्सरेटिव कोलाइटिस, उसके लिए लैट्रिन के रास्ते से, एनएस के रास्ते से कैमरा डालकर जांच होती है, और उसमें अगर घाव पड़े हैं तो वो अल्सरेटिव कोलाइटिस का पिक्चर होता है। जी धन्यवाद। मैं चाहूंगा अगर किसी के पास कोई प्रश्न है हमारे डॉक्टर सोलंकी जी के लिए तो आप ले सकते हैं। डॉक्टर किसी के हैं? उपेंद्र जी, डॉक्टर मिस्टर ध्रुव श्रीनिवासन शिवरतन जी, किसी के कोई प्रश्न अपने बीच नहीं है? चलें डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी के पास अब मैं चल लेता हूं फिर, क्योंकि अब 1 घंटा हो भी गया, समय भी पूरा हो रहा है। डॉक्टर शैलेश सर। डॉक्टर शैलेश जी मेरे को लग रहा है ओपीडी में है, तो जी जी, तो मैं इजाजत चाहूंगा पंडित जी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस मंच पे एक बहुत अच्छी जानकारी, अल्सर की बातें हम करने ले गए थे, लेकिन जो प्रमुख जड़ निकली हमारी खान पान की, और आज आपने तेल के ऊपर में एक विस्तृत प्रकाश डाल दिए हैं। डॉक्टर साहब मैं अगली बार आपके साथ में पेट की बीमारी, हाँ सर, अरे नरेंद्र, मैं पेट की बीमारी की वजह मैं तेल के ऊपर में एक बार चर्चा विस्तृत में करना चाहूंगा, क्योंकि तेल के बारे में मैं भी कुछ चीजों को पढ़ रहा हूँ। तो आपके सानिध्य में बैठने से मेरा भी ज्ञान अपडेट होगा, और हमारे इस मंच में जितने लोग जुड़ते हैं फेसबुक के माध्यम से, उन्हें भी तेल खाने का सही तरीका मालूम चलेगा। क्योंकि एक अभी रह गया कि तेल खाएं कैसे और कितना खाएं, अभी एक प्रश्न रह चुका है, तो सर उसको अगले बार टॉपिक में लेंगे यहाँ पर। डॉक्टर शैलेश खंडेलवाल जी। हाँ नरेंद्र, पानी गिर रहा था ना, इसलिए वो बटन ही ऑन नहीं हो रहा है, इधर बहुत तेज पानी गिर रहा है। हाँ सर, एक चीज पूछना था कि आजकल जैसे अभी पेट के अल्सर में, अभी अपन ने युवाओं को देखा है जो खाना खाते रहते हैं। अपने समय में यदि खाना मिल जाए तो अपन जमीन में बैठ के आराम से तसल्ली से खाते थे, पर युवाओं में बैठते हो मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए इस प्रकार खाना खाते हैं। मतलब टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, बहुत सारा अन्य काम को करते हुए भोजन को प्राप्त करते हैं। क्या ये कहाँ तक मेडिकल साइंस इसको उचित मानता है, या ये घातक भी हो सकता है कि नहीं? मैं देखता हूँ कि टीवी भी देख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, वो बहुत सारा काम भी कर रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं। तो जबकि अपने समय में अपन भोजन कर देते थे, अपने को जमीन में चटाई मिल जाए तो मजा आती थी, माँ दाल भात दे देती थी, खा लेते थे अपन लोग। पर युवावस्था में ये जो प्रथा है, ये अल्सर को बढ़ाएगी कि नहीं? जी सर। सर देखिए, बेसिकली भोजन ग्रहण करना ये अपने आप में एक उत्सव जैसा होना चाहिए किसी भी व्यक्ति के लिए। समय की कमी हो गई है, व्यस्तता बढ़ गई है, तो लोगों ने भोजन बनाने का समय काट दिया है और खाने का समय काट दिया है। ये पाचन तंत्र को कमजोर करने के मुख्य कारण है। और अगर शरीर में पाचन तंत्र कमजोर हो गया तो फिर बाकी बीमारियां फ्री में मिलती हैं, लंग्स की, हार्ट की, ब्रेन की, हड्डियों की, मसल्स की। मैं रिकमेंड करूंगा, और मॉडर्न साइंस ये बिल्कुल क्लियर कट है कि भाई जो विभिन्न हार्मोनल इफेक्ट हैं बॉडी में, पाचन तंत्र में कौन सा एंजाइम कब लिबरेट होगा और वो खाना कितना पचा पाएगा ताकि वो एनर्जी में कन्वर्ट हो और एनर्जी शरीर को लगे, तो ये तभी संभव है जब एकाग्रता के साथ भोजन ग्रहण किया जाए, अच्छी शुद्धता वाला भोजन ग्रहण किया जाए और नियमित रूप से ग्रहण किया जाए। लाइफस्टाइल डिजीज इसीलिए हो रही हैं क्योंकि लाइफ का स्टाइल बिगड़ गया है। चलते फिरते भोजन करना, जैसे मैं भी अभी इस मंच में बैठे बैठे चाय पी रहा था, जो नहीं करना चाहिए, बट कभी कभार की बात अलग है। यंगस्टर्स में एक फैशन हो गया है कि टीवी देखते देखते भोजन कर रहे हैं, रात को बहुत लेट नाइट भोजन कर रहे हैं। इस पे एक पूरा परिचर्चा हो सकता है पांडे साहब। डॉक्टर साहब मैं इसी बात को ले रहा था कि आने वाले समय में एक, अगर आप परमिट करेंगे तो आयुर्वेदाचार्य भी हमारे पास में है। डॉक्टर विवेक दुबे जी हैं, वो अपना बिलासपुर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, बड़ा अच्छा ज्ञान रखते हैं, जयपुर से एमडी करके आए हुए हैं सर, इक्विवेलेंट टू एम्स कहा जाता है उसे आयुर्वेद में। तो सर 2 बार हमारे मंच पे आ चुके हैं। अगली बार मैं चाहूंगा कि विषय हम ऐसा रखें जिसमें आयुर्वेद के ज्ञाता भी रहे, आप एलोपैथ से आयुर्वेद की ओर आए हैं, तो पूरे एक
पेट की बीमारी के बारे में, भोजन शैली को लेकर के हम चर्चा करेंगे। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम क्या हो रहा है पांडे साहब जी, खंडेलवाल साहब को भी मैं एड्रेस करना चाहता हूँ। बेसिक प्रॉब्लम हो रहा है हमारे साथ कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ नॉलेज का, बिल्कुल है ना। ये नॉलेज जो है ना वो कंपार्टमेंट में नहीं बंटना चाहिए कि ये इंजीनियरिंग का नॉलेज है, ये वकीलों का नॉलेज है, ये मॉडर्न मेडिसिन का नॉलेज है, ये आयुर्वेद का नॉलेज है। नॉलेज इज नॉलेज। मैं इस सिद्धांत को बहुत फर्मली बिलीव करता हूँ। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकते हैं, वो मतलब एक परिचर्चा के माध्यम से कुछ कंसेप्ट हमारे इंप्रूव होंगे, कुछ उनके इंप्रूव होंगे। अनफॉर्चुनेटली आयुर्वेद के साथ एक दिक्कत जो मतलब आयुर्वेद की जगह मॉडर्न मेडिसिन क्यों ले रहा है, उसके लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि आयुर्वेद का ज्ञान अपडेट नहीं हो पा रहा है। वह समय के साथ उसमें अपग्रेडेशन नहीं आया है, और जब तक कोई नॉलेज अपग्रेड ना हो तो धीरे 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 उसका इफेक्ट कम होता जाता है। बेसिक्स कितने भी स्ट्रांग रहे हैं, अगर नई पत्ती नहीं आ रही पेड़ में तो पेड़ की लाइफ धीरे 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 कमजोर हो जाएगी। नए पत्तियों का आना, नया सृजन होना आवश्यक है जी। तो मेरे ख्याल से मैं को आप इजाजत देंगे पांडे साहब? बिल्कुल साहब, सभी को भी जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। अगली बार सर पूरा टॉपिक, अगली बार टॉपिक खान पान पे रहेगा सर आपके साथ में। कब खाना चाहिए और क्या खाना चाहिए, क्योंकि हर खाने का अपना अपना समय है। जिस तरह भी आप हार्मोन और एंजाइम की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से एक समय क्यों फल खाना चाहिए, किस समय खाना चाहिए ये भी आवश्यक है, और किस समय हमको अन्न ग्रहण करना चाहिए, रात को क्या खाना चाहिए और कितने बजे तक खा लेना चाहिए और कितना खाना चाहिए, क्या भी। सर एक क्वेश्चन। हाँ यामिनी जी पूछ लीजिए। सर आजकल की युवा पीढ़ी बर्गर पिज्जा खा रहे हैं, तो इससे कितना नुकसान हो रहा है? ये भी बड़ा टॉपिक है सर के लिए। ये मैं अभी कुछ देर पहले ही बोला कि जो हमारा युवा पीढ़ी जो है ना एक लो एनर्जी लेवल पे चल रहा है, उसमें शारीरिक श्रम करने की क्षमता कम हो गई है, और कंसंट्रेशन कम हो गया है, और एक बीमारियों का जो मात्रा है वो युवा पीढ़ी में धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो इसलिए है क्योंकि खाने का चॉइस जो है ना वो एडवर्टीजमेंट देख के हो रहा है, उसका क्वालिटी देख के नहीं हो रहा है। और फूड इंडस्ट्री इतना बड़ा इंडस्ट्री है, दो इंडस्ट्री अभी वर्तमान सिविलाइजेशन में सबसे बड़ी है, एक फूड इंडस्ट्री, दूसरा पैकिंग इंडस्ट्री। और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये दोनों का मिश्रण हो गया है। तो पिज्जा जैसा कचरा भी जो है वो 500, 1000, 2000 रुपए में बिक रहा है, और अच्छे गेहूं की रोटी जो है वो 5 रुपए में नहीं बिक पाती है। तो ये बेसिकली ये नॉलेज जब बढ़ेगा, लोगों को साइंस समझ आएगा, उसको आजमाएंगे, तभी ये बदलाव आएगा। और सोसाइटी में बदलाव आने के लिए बहुत बड़े लेवल पे, मास लेवल पे जागरूकता की जरूरत है। जी सर, आपका नॉलेज बहुत अच्छा लगा सर आज। थैंक यू जी, धन्यवाद। ठीक है साहब, मैं यहाँ पे सबसे चाहूंगा कि हमारे डॉक्टर सोलंकी जी को अब अनुमति दी जाए, और इस सभा को समाप्त करने की आज की अनुमति हमें भी प्रदान की जाए। सोमवार को हम फिर नए टॉपिक के साथ में आपके साथ मुलाकात करेंगे 7:30 बजे चौपाल में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय श्री राम, राष्ट्र विजयी हो। देख कल्याणी।